बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलायत खान, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी। फोटोसिंथेसिस से हमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ दे सकते हैं? फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। तो फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट यानी सनलाइट, सूरज की रोशनी, और सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, बनाना, तालीफ करना, फॉर्मेशन। फोटोसिंथेसिस को उर्दू में हम कहेंगे ज़ियाई तालीफ। ज़ियाई तालीफ, सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करना, लाइट यानी सूरज की रोशनी, या हम इसको कह सकते हैं सनलाइट, ज़िया या रोशनी। और सिंथेसिस फॉर्मेशन, तालीफ करना, बनाना। डिफिनीशन कि फोटोसिंथेसिस कौन सा अमल है? तो द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स, द प्रोसेस अमल, बाय विच जिसकी मदद से, द ग्रीन प्लांट्स सब्ज़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स यानी जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, प्रिपेयर या मैन्युफैक्चर या सिंथेसाइज देयर ओन फूड, प्रिपेयर, सिंथेसाइज, मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, अपने लिए खुराक। देयर ओन फूड यानी प्लांट की खुराक क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। देयर ओन फूड यानी कार्बोहाइड्रेट या हम कह सकते हैं ग्लूकोज। किससे बनाएंगे? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके लिए रॉ मटेरियल है, खाम माल है। ये इसके लिए रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द क्लोरोफिल ऑफ द लीव्स, इन द क्लोरोफिल ऑफ द लीव्स यानी जो पत्ते होते हैं पौधों के, उसमें जो मेसोफिल टिश्यू पाए जाते हैं, यानी क्लोरोफिल ये मौजूद होता है मेसोफिल टिश्यू में। फोटोसिंथेसिस का अमल ये वाक़या होता है मेसोफिल टिश्यू में, और वहाँ पर ये मौजूद होता है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकाइड मेम्ब्रेन पर, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेना। क्लोरोफिल ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड, इस अमल को हम कहेंगे, तो फिर हम लिखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब केमिकली ये हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ये प्लांट कहाँ से हासिल करेंगे? ये लीफ के ज़रिए जो स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल ओपनिंग या पोर्स होती है गॉड सेल में, ये एटमॉस्फेयर से हासिल करते हैं। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0.03% या 0.04% होती है, 0.03% या 0.04% होती है। और वाटर ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम दी सॉइल थ्रू दी रूट हेयर्स, रूट हेयर के ज़रिए ये सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये हमारे पास इसके लिए रॉ मटेरियल है, खाम माल है, रॉ मटेरियल, या इसको हम कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट है। जब ये रिएक्शन करेंगे तो इसके लिए जो एसेंशियल कंडीशन है
वो है सनलाइट और वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम कहेंगे कि ये सेंट्रल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। सेंट्रल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब जब ये रिएक्शन होगा तो ये बनाएंगे ग्लूकोज को, C6H12O6 प्लस O2 को प्लस H2O को। अब इस रिएक्शन में वाटर रिएक्टेंट भी है और वाटर प्रोडक्ट भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर रिएक्टेंट भी है और वाटर यहाँ पर प्रोडक्ट भी है। ये हमारे पास रिएक्टेंट में भी है और ये यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट में भी है। फोटोसिंथेसिस वो केमिकल अमल है, वो कीमियाई अमल है जिसमें वाटर रिएक्टेंट के तौर पर भी काम करता है और वाटर प्रोडक्ट के तौर पर भी काम करता है। और ये बहुत अहम एमसीक्यूज है कि ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, तो फिर हम लिखेंगे वाटर। ऑक्सीजन रिलीज या प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है कि ऑक्सीजन रिलीज या प्रोड्यूस्ड, ये एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन रिलीज या प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, ये आता है, या प्रोड्यूस कम्स फ्रॉम ये आता है, यानी ये किसका ऑक्सीजन है। तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, हम किसको सही मार्क करेंगे? हम मार्क करेंगे H2O को, यानी जो वाटर वाला ऑक्सीजन है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ये इस वाटर वाला ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन नहीं है। अब फोटोसिंथेसिस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है इन द यूनिवर्स या इन द वर्ल्ड। फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन इन द वर्ल्ड या इन द यूनिवर्स, इन द वर्ल्ड या यूनिवर्स। ये यूनिवर्स में या वर्ल्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन इन द वर्ल्ड या यूनिवर्स। सबसे अहम, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस जो वर्ल्ड में होती है, यूनिवर्स में होती है, वो कौन है? वो फोटोसिंथेसिस। क्यों हम इसको कहते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन ये एसेंशियल है फॉर लाइफ, फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। अब ये फोटोसिंथेसिस ये बहुत अहम एमसीक्यूज है कि यहाँ पर कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बहुत अहम एमसीक्यूज है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, ROR, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। जो लाइट एनर्जी होती है या सोलर एनर्जी होती है इज कन्वर्टेड, ये तब्दील होती है, ये तब्दील हो जाती है इनटू, यानी किस में तब्दील हो जाएगी? हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, तो हम लिखेंगे केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, केमिकल एनर्जी
ऑफ फूड। ये केमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी किसमें? केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में, यानी जो खुराक यहाँ पर बनता है ग्लूकोज। अब बाज़ दफ़ा ये MCQs में देते हैं कि ये बैलेंस इक्वेशन लिख दें, फोटोसिंथेसिस का बैलेंस इक्वेशन लिख दें। तो बैलेंस इक्वेशन हमारे पास ये होगा, हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O, 6 CO2 और 12 H2O, यहाँ पर 6 O2 और यहाँ पर 6 H2O। ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज। ये सारा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस, यानी इसका हमारे पास मकसद कि प्लांट अपने लिए क्या बना दें? अपने लिए ग्लूकोज बना दें। ग्लूकोज, या जिसको हम कह सकते हैं कि शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है, या अपने लिए ग्लूकोज को बनाते हैं। अब अगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लांट में स्टार्च में, और अगर इसकी नीड है तो फिर ये एनर्जी सोर्स के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में होता है। एक इसके लिए हमारे पास है लाइट रिएक्शन और दूसरा हमारे पास है डार्क रिएक्शन। 2 स्टेप्स में होता है। एक को हम कहेंगे लाइट रिएक्शन और दूसरे को हम कहेंगे डार्क रिएक्शन। अब इसके और भी मुख्तलिफ नाम है, लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, या इसको हम कह सकते हैं हिल रिएक्शन, हिल रिएक्शन, या इसको हम कह सकते हैं Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, जो आप इसको नाम देना चाहें। लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, हिल रिएक्शन, या Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। और सेकंड उसको हम कहेंगे डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, या इसको हम कह सकते हैं कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। यानी इस केमिकल प्रोसेस के लिए रोशनी ज़रूरी नहीं है, ये लाइट के बगैर दिन के वक्त होता है, लेकिन ये लाइट को डायरेक्टली यूज़ नहीं करता। ये सिर्फ लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है, यानी जो ATP हमारे पास होती है, NADPH2 होती है, वो सिर्फ इसको यूज़ करता है। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या इसको हम कहेंगे फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या इसको हम कह सकते हैं C3 साइकिल, या इसको हम कह सकते हैं C3 फोटोसिंथेसिस, C3 फोटोसिंथेसिस, या इसको हम कह सकते हैं C3 पाथवे, C3 पाथवे। इसी तरह इसको हम कह सकते हैं मेल्विन केल्विन साइकिल या मेल्विन बेटिसन साइकिल, मेल्विन केल्विन साइकिल। सिर्फ आप इसको कह सकते हैं केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल, जो आप इसको नाम देना चाहें। अब ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, ये 2 स्टेप्स में वाक़या होता है। एक को हम कहेंगे लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या हील रिएक्शन या Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, और दूसरे को हम कहेंगे डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या C3 साइकिल या C3 फोटोसिंथेसिस या C3 पाथवे या मेल्विन केल्विन साइकिल या सिर्फ केल्विन साइकिल भी हम इसको कह सकते हैं। अब ये 2 स्टेप्स में होता है, एक को हम कहेंगे लाइट रिएक्शन, दूसरे को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में देते हैं बोर्ड के पेपर में, और जो MCQs यहाँ से देते हैं एंटी टेस्ट में, वो हम देखते हैं। अब हमारे पास लाइट रिएक्शन,
ये किस तरह शुरू होता है? लाइट रिएक्शन। मुख्तलिफ नाम हमने इसके पढ़ लिए कि इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम हिल रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो एमसीक्यूज में हमें देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आकर या टेक्स प्लेस, ये वाक़या होता है, कहाँ पर वाक़या होता है? तो हम लिखेंगे इन द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इन द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इन द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट के दो अहम हिस्से, एक स्ट्रोमा और दूसरा ग्रेना। हम लिखेंगे कि ये ग्रेना में वाक़या होता है। अब इसका आगाज़ किस तरह होगा? सबसे पहले जब सनलाइट स्ट्राइक करती है क्लोरोफिल को, मिसाल के तौर पर यह हमारे पास क्लोरोफिल है, ये सन है, सन से आता है लाइट जिसको हम कहेंगे सन लाइट। ये स्ट्राइक करती है क्लोरोफिल को जो कहाँ पर मौजूद है? इन दी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इन दी ग्रेना ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पर किस वेवलेंथ वाली लाइट इस्तेमाल होगी? तो फिर हम लिखेंगे P680 नैनोमीटर वाली लाइट। जब ये इसको स्ट्राइक करेगी, ये सनलाइट, ये सनलाइट है, सन से आता है। जब ये इसको स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ये इनसे दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। क्यों दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे? क्योंकि क्लोरोफिल एक लार्ज मॉलिक्यूल है और उसका सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम हमेशा हमें क्या देगा? Mg+2। इस पर +2 आएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कौन कबूल करेगा? ये कबूल करेगा PQ, प्लास्टोक्यूनोन। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम 2। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PQ, इसको हम कहेंगे प्लास्टोक्यूनोन। ये एब्रिविएटेड फॉर्म है PQ, P प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन PQ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसको हम कहेंगे फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2, PS2। P फोटो, S सिस्टम, 2 सेकेंड। अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, किसके पास? क्लोरोफिल के पास। अब ये दो इलेक्ट्रॉन, जिस तरह हम कहते हैं कि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, तो इसके लिए यहाँ पर सनलाइट ज़रूरी है कि ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में रोल अदा करें, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दे। अब Mg के ऊपर आएगा Mg+2। अब ये Mg+2, ये Mg+2 इसके ऊपर चार्ज आता है जब ये दो इलेक्ट्रॉन को देता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम कहेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर पानी टूट जाता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है। वाटर जिसको हम कहते हैं कि ये रॉ मटेरियल है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब वाटर ये तीन चीज़ों में टूट जाएगा, वाटर तीन चीज़ों में टूट जाता है। एक इनसे दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन फिर इसको मिल जाएंगे Mg+2, ये फिर Mg में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसके ऊपर ये चार्ज ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा इन्होंने गेन कर दिए, ये Mg। यहाँ पर दो हाइड्रोजन आयन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन। जो हम इस केमिकल प्रोसेस में पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होता है, अब ये वो ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं? अब यहाँ पर हम देखते हैं
कि इसके लिए भी सनलाइट ज़रूरी है, जो सन से लाइट आता है क्लोरोफिल के ऊपर पड़ता है। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ये 2 हाइड्रोजन आयन में, ये 2 इलेक्ट्रॉन में, और ऑक्सीजन को हम O नहीं लिख सकते, हम इसको क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे, O2, क्योंकि ये डाई एटॉमिक है। अब ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा और इसको ऑर्गेनिज्म ये एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है, एज ए बाई प्रोडक्ट। इसको ऑर्गेनिज्म फिर यूज़ करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन में, ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन में, एरोबिक रिस्पायरेशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ये जो एरोबिक, जहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, जिसके रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन एसेंशियल है, तो यह वो ऑक्सीजन है जो प्लांट हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान, यानी जब लाइट रिएक्शन होता है। अब ये बाहर आएगा स्टोमेटा के ज़रिए, यह हमारे एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं उसके साथ ये फिर मिल जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को मिल जाएंगे, और ये 2 हाइड्रोजन आयन, इसको फिर फिलहाल हम यहाँ पर रखते हैं, फिर इसके साथ आखिर में देखेंगे। ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन से मिल जाएंगे, किसको मिल जाएंगे, साइटोक्रोम बी को। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर दिए, फिर ये इसको लॉस कर देगा, फिर ये साइटोक्रोम बी ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम एफ को। साइटोक्रोम ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, हम इसको मुखफ़फ़ लिखते हैं CYT। अब जब ये गेन करेगा फिर ये लॉस करेगा, फिर ये गेन करेगा, फिर ये लॉस करेगा, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे PC को, प्लास्टोसायानीन को, ये गेन करेगा और आखिर में ये भी लॉस करेगा। तो जिस तरह हम कहते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीडेशन है। साइटोक्रोम बी और एफ के दरमियान यहाँ पर एक अहम प्रोसेस होता है जिसको हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट मिल जाएगा और वो बनेगा ATP को। ये पहला प्रोडक्ट है हमारे पास लाइट रिएक्शन का, ATP। ये पहला प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर बनता है, ATP। इस अमल को हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन 3 किस्मों का है और वो हमारे पास 2 और टॉपिक में भी आएगा। इसको हम फॉस्फोराइलेशन मीन्स कि एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट होती है ADP के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये बनाएगा ATP को। अब ये ATP ये फिर यूज़ होगा डार्क रिएक्शन में, ये इसका हमारे पास प्रोडक्ट है। अब ये यूज्ड होगा, कहाँ पर यूज्ड होगा, ये डार्क रिएक्शन में यूज़ होगा, डार्क रिएक्शन में। ये इसका हमारे पास पहला प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट क्यों है। यहाँ पर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लाइट एसेंशियल है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए लाइट एसेंशियल है। इस तरह एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट, जो हम यहाँ पर I लिखते हैं, इसका मतलब है इनऑर्गेनिक, P फास्फेट। ADP है एडिनोसिन डाईफास्फेट, इसके साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट मिल जाएगा, ये बनाएगा ATP को, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अब ये इसका प्रोडक्ट है, ये फिर यूज्ड होगा डार्क रिएक्शन में। इस अमल को हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट विद द ADP in the presence of sunlight to form ATP is called फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन की 3 किस्में हैं। एक को हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में वाक़या होता है। दूसरे को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लिंक फॉस्फोराइलेशन या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। वो एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस में जो हम रिस्पायरेशन में पढ़ते हैं, और एक क्रेब्स साइकिल में होता है जहां पर ATP की फॉर्मेशन होती है सबस्ट्रेट लेवल पर।
सबस्ट्रेट हम किसको कहते हैं? द सब्सटेंसेस ऑन विच द एंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। और एक को हम कहेंगे तीसरी किस्म, यानी एक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा हमारे पास सबस्ट्रेट लिंक या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, और तीसरे को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, यानी वहां पर ऑक्सीजन की मौजूदगी में एडीपी के साथ पीआई मिलेगा। वो प्रोसेस वाक़या होता है रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब यहाँ पर फिर ये सनलाइट फिर स्ट्राइक करती है क्लोरोफिल को। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सन है, ये हमारे पास सन है, सन से फिर आता है लाइट और ये स्ट्राइक करता है फिर क्लोरोफिल को। यहाँ पर ये सन लाइट, जो लाइट यहाँ पर इस्तेमाल होती है वो P700 नैनोमीटर वाली लाइट होगी। P700 नैनोमीटर वाली लाइट, ये इनसे 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, क्योंकि क्लोरोफिल एक लार्ज मॉलिक्यूल है और उसका सेंट्रल एटम वो मैग्नीशियम है। अब इसके पास फिर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे हासिल करेगा? PC से, जो इनसे निकले थे। तो यहाँ पर ये आ जाएंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट कर देगा। कौन एक्सेप्ट कर देगा? इसके लिए यहाँ पर मौजूद है FRS, फेरोडक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। FRS ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटो सिस्टम 1 में। इसको हम कहेंगे फोटो सिस्टम 1, इसको हम कहेंगे फोटो सिस्टम 2। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटो सिस्टम 1 का, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FRS, फेरोडक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरोडक्सिन और रिड्यूसिंग S सब्सटेंस, फेरोडक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस FRS, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 1 में, और फोटो सिस्टम 2 में है प्लास्टोक्यूनोन। फोटो सिस्टम 2 में जो लाइट इस्तेमाल होती है, ये बहुत अहम MCQs है, वो P680 नैनोमीटर वाली लाइट, और यहाँ पर जो लाइट इस्तेमाल होती है वो P700 नैनोमीटर वाली लाइट। अब फिर यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये FRS है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे, और जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन है यहाँ पर, जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से आए थे, अब ये भी यहाँ पर आ जाएंगे, ये भी यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग है NADPH2, NADP, ये सब फिर मिलेंगे। NADP या प्लस भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग है, यहाँ पर पहले से मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग। जब ये तीनों आपस में मिलेंगे NADP, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 हाइड्रोजन आयन, ये तो फिर ये बनाएंगे NADPH2 को, NADPH2। अब ये हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है जो लाइट रिएक्शन में बनता है, और ये फिर यूज होगा डार्क रिएक्शन में। ये हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हुआ, और ये यूज्ड होगा कहाँ पर? ये यूज्ड होगा डार्क रिएक्शन में। अब ये इस्तेमाल होगा कहाँ पर? डार्क रिएक्शन में। तो इस लाइट रिएक्शन में हमारे पास कौन प्रोडक्ट हो गए? एक मेन हमारे पास प्रोडक्ट ATP, जो फोटोफॉस्फोराइलेशन के नतीजे के जरिए बना है, और एक NADPH2, ये भी डार्क रिएक्शन में यूज्ड होगा, ये भी डार्क रिएक्शन में यूज्ड होगा। और ऑक्सीजन ये एज ए बाई प्रोडक्ट बना है, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट बना है, ये बाहर आएगा एटमॉस्फेयर में, और फिर इसको ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन में। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट MCQs हैं। एक यहाँ पर कि जो हमारे पास साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है,
और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और दूसरे को हम कहेंगे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दो केस में, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब ये दोनों अहम एमसीक्यूज हैं। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये डोमिनेंट प्रोसेस है, इट इज प्रीडोमिनेंट, ये प्रीडोमिनेंट होता है, ये गालिब अमल है, नॉर्मली ये प्रोसेस होता है। और ये हम किसको कहेंगे कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ द फोटो सिस्टम, इन बोथ द फोटो सिस्टम, यानी फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, इसको हम कहेंगे बोथ दी फोटो सिस्टम्स, यानी PS2 में और PS1 में इस कॉल्ड, इसको हम कहेंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे कि ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इस प्रोसेस के ज़रिए आते हैं, ठीक। तो फोटो सिस्टम 2 में भी, फोटो सिस्टम 1 में भी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहेंगे नॉन साइक्लिक। नॉर्मली ये अमल वाक़या होता है, ये प्रीडोमिनेंट होता है। बाज़ दफ़ा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हो सकता है, और वो हम किसको कहेंगे कि इस अमल में इट इज़ नॉट प्रीडोमिनेंट, इट इज़ नॉट प्रीडोमिनेंट, ये गालिब अमल नहीं है, यानी ये बाज़ दफ़ा वाक़या होता है, ये डिपेंड करता है प्लांट के नीड पर। तो इट इज़ नॉट प्रीडोमिनेंट। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो सिस्टम 1 ओनली, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो सिस्टम 1 ओनली, फोटो सिस्टम 1 ओनली इज कॉल्ड। तो फिर हम क्या कहेंगे, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यानी जो फोटो सिस्टम 1 है ये हमारे पास, इसमें जब इलेक्ट्रॉन की फ़्लो होती है तो इसको हम कहेंगे कि ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। ये शॉर्ट नोट भी बाज़ दफ़ा देते हैं पेपर में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, 4 नंबरों में देते हैं। तो आप ये 2-2 लाइनों में लिख सकते हैं कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इट इज़ प्रीडोमिनेंट और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ द फोटो सिस्टम, यानी जो हमारे पास दोनों फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2 भी है, फोटो सिस्टम 1 भी है, इसको हम कहेंगे कि ये नॉन साइक्लिक है। और साइक्लिक सिर्फ फोटो सिस्टम 1 में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है इसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब इसको हम Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसको हम देखते हैं यहाँ पर, ये Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन भी इस रास्ते की वजह से आप इसको कह सकते हैं। अब बाज़ दफ़ा आपको दे सकते हैं कि फोटो सिस्टम जो हमारे पास 2 और 1 है ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है। तो फोटो सिस्टम में आपको मिलेंगे ईच फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ईच फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हर एक फोटो सिस्टम के 2 अहम हिस्से होते हैं। ईच फोटो सिस्टम PS कंसिस्ट ऑफ किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, 2 चीज़ों पर, लाइट कैप्चरिंग यूनिट या एंटीना लाइट कैप्चरिंग यूनिट है, लाइट कैप्चरिंग यूनिट, या इसको आप कह सकते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट कैप्चरिंग यूनिट। और दूसरे को हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। ये दोनों इन फोटो सिस्टम के पार्ट हैं, फोटो सिस्टम 2 के और फोटो सिस्टम 1 के।
लाइट कैप्चरिंग यूनिट है या एंटीना कॉम्प्लेक्स, एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा यहाँ पर होता है रिएक्शन सेंटर। अब लाइट कैप्चरिंग यूनिट या एंटीना कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? यहाँ पर आपको मिलेगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए जो मोस्ट एबंडेंट टाइप और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल है, और दूसरा हमारे पास क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, और तीसरा यहाँ पर हमारे पास होंगे यानी कैरोटीनाइड पिगमेंट जो एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। कैरोटीनाइड पिगमेंट यानी कैरोटीन और ज़ेनथोफिल, इसको हम कहेंगे कैरोटीनाइड पिगमेंट, कैरोटीन और ज़ेनथोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड पिगमेंट। इस तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं यानी साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ और पीसी। ये साइटोक्रोम बी ये एंटीटेस्ट में दिया है कि वो कौन सा साइटोक्रोम है जो कॉमन होता है फोटोसिंथेसिस में और रिस्पाइरेशन में, तो हम लिखेंगे साइटोक्रोम बी। ये लाइट रिएक्शन में भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है, और जो हमारे पास रिस्पाइरेशन का हिस्सा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहाँ पर भी साइटोक्रोम बी मौजूद। तो ये मुश्तरक है, ये कॉमन है दोनों में, फोटोसिंथेसिस में भी और रिस्पाइरेशन में भी। ये इस तरह फिर देते हैं कि दी टाइप ऑफ साइटोक्रोम एमसीक्यूज में, दी टाइप ऑफ साइटोक्रोम, साइटोक्रोम की वो किस्म, दी टाइप ऑफ साइटोक्रोम विच इज कॉमन, जो कि कॉमन होती है, कॉमन बोथ इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पाइरेशन, एंड रिस्पाइरेशन। तो इज वो है, वो कौन है? तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे साइटोक्रोम बी। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, हम लिखेंगे कि ये साइटोक्रोम बी है।